वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही रिज़ा नफ्सिही ज़ीनत अर्शिही मिदाद कलिमातिही अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अमरी। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अ, आज कोर्स जो है माशाल्लाह से 7 सेशंस हमने किए थे और अब वो कंप्लीट हो गए हैं, तो उसका जो से एक रिव्यू होता है कि पूरी सारे कॉन्सेप्ट्स हमें समझ आ गए हैं कि नहीं, उसके हवाले से एक फाइनल क्विज है ये। जब इसका यूट्रस रिमूव हो गया था बट शी इज एक्सपीरियंसिंग ब्लड फ्लो, तो जब सॉरी, ये तीनों जो टाइप ऑफ ब्लड है, मंथली साइकिल वाले पीरियड्स हैज, और जो बेबी के बाद पोस्ट नेटल ब्लड होता है निफास, या फिर जो इस्तिहाजा फॉल्स ब्लीडिंग होती है, तो ये सब यूट्रस से ही आता है। ठीक है, लेकिन अब सॉरी, वजाइना से ही आता है। लेकिन अब यूट्रस नहीं है, तो यानी कि ये पीरियड्स और निफास नहीं हो सकते, क्योंकि जो हैज और निफास है ये यूट्रस से आता है। ठीक है, तो ये इस्तिहाजा है। ठीक है, ये काफी सबका तकरीबन ठीक ही हुआ है माशाल्लाह से। फिर अब यहाँ पर आलियाज पीरियड स्टार्टेड ऑन 5 मार्च और लास्टेड फॉर 7 डेज। ठीक है, तो इसकी 7 डेज की थी हैबिट। फिर उसने एक स्पॉट देखा 2 अप्रैल को। तो अब अगर देखते हैं तो 2 अप्रैल को स्पॉट देखा, यानी कि पिछले महीने का गुस्ल लिए हुए उसको 15 डेज से ज्यादा हो गए थे। तो अब ये चांस था कि ये पीरियड ही का स्पॉट होएगा। तो एक दिन उसको स्पॉट आया, लेकिन 3rd 4th को नहीं आया। लेकिन 5th को फिर हैवी ब्लीडिंग शुरू हो गई। ठीक है, तो जब सेकंड को था स्पॉट, तो हो सकता था कि ये इस्तिहाजा है, बट ज्यादा गुमान यही होता है कि ये पीरियड्स हैं, क्योंकि पीछे 15 डेज की पाकी गुजर चुकी है। तो अब बहरहाल अब यहाँ पूछ रहे हैं कि उसको स्टार्ट कब हुए पीरियड्स, तो डेफिनेटली जब उसने पहला स्पॉट देखा है और पीछे उसके 15 डेज की, मोर देन 15 डेज की प्योरिटी पास हो गई है, तो अब ये 2 अप्रैल को जो स्पॉट देखा है, तो यहीं से उसके पीरियड स्टार्ट माने जाएंगे। ठीक है, अब जिसने लिखा है मार्क किया कि 5 अप्रैल को, तो यही मैं गलती एक्चुअली नोटिफाई करवाना चाहती थी कि हम अमूमन स्पॉट को समझते ही नहीं है कि उसका कोई रोल है हमारे पीरियड्स में। सिर्फ हम अमाउंट ऑफ ब्लड को या हैवी ब्लीडिंग को हम पीरियड समझते हैं। ठीक है, तो अब जहन में रखें कि अगर कोई स्पॉट भी आ गया है, तो और वो वही दिन है, हमारे साइकिल के दिन है, तो वो पीरियड्स उससे माना जाएगा, वो पीरियड्स में एडेड होएगा। ठीक है, अच्छा, किसी भी क्वेश्चन के हवाले से कोई कंफ्यूजन हो ना, तो आप प्लीज माइक खोल के आप लोग बोल लीजिएगा। अब टोटल कितने दिन हुए उसको, आर्या को, तो यहाँ से हम लोग वापस जाते हैं, जरा देख लेते हैं। 2 अप्रैल को। ठीक है, तो 2 अप्रैल से शुरू हुआ है, सेकंड से आगे काउंटिंग शुरू कर दे। 3rd 4th, नहीं, हाँ, थर्ड 3rd 4th और फिर 5th। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर आगे 6 मोर डेज, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल 9 डेज हो गए। ठीक है, अगर आप इसको फिंगर पे काउंट करेंगे ना, तो ये 9 डेज हो गए। अच्छा, अब कोई कंफ्यूजन है कि जिन्होंने 6 या 8 डेज बताए? क्योंकि देखें, 5th से शुरू हुआ है, फिर सॉरी, 5th से नहीं, सेकंड से ना, 2 अप्रैल से शुरू हुआ है ना, फिर 3rd, फिर 4th। ठीक है, फिर 5th डे को हैवी ब्लीडिंग हुई, स्टार्ट हुई, जो कि 6 मजीद दिन। ठीक है, यानी कि उसको प्लस कर लें 6, तो अभी कितने हो गए? सेकंड से लेके ये 3rd तक ये 1 डे हुआ। ठीक है, 1 डे। एक मिनट, मैं इसको
ये 1 डे, 2 डे, 3 डे, ठीक है, तो ये 3 डेज हो गए टोटल, और फिर 3 डेज और फिर प्लस 6 डेज हो गए। तो ये टोटल कितने हो गए? कोई बता दे कितने हो गए टोटल? 9 days हो गए। ठीक है, तो समझ गए कैसे स्टार्ट किया कि 2 अप्रैल से शुरू हुए ना, तो 3 अप्रैल तक 1 डे, फिर ये 2 डे, फिर ये 3 डे, और फिर ये प्लस 6 मजीद देना, तो ये 3 हो गए और ये 6 हो गए, तो 9 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से, तो जब भी हम बस डेट लिखें, अच्छा बाज लोग ना बड़ा घबरा रहे होते हैं कि अगर उनका 10 डेज के अंदर अंदर भी है तो वो अपने दिन गिन रहे होते हैं कि कितने दिन रहे। तो दिनों का ज्यादा फायदा, या यूं कह लें कि हम लोग डेट्स इसलिए लिखवाते हैं और दिन इसलिए काउंट करना सिखाते हैं, ताकि अगर 10 डेज से बढ़ जाए तो वो आपको पता होना चाहिए कि मेरा 10 डेज कब बन रहे हैं, जब उससे बढ़ रहा है। लेकिन जब आपको 6 7 8 दिन हो रहे हैं, 9 दिन हो रहे हैं, तो फिर तो आपको परेशानी की जरूरत नहीं है कि आज मेरा कौन सा दिन है। ठीक है, तो अगर आप 10 डेज से बढ़ जाता है तो फिर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और टाइम तब हमें देखना पड़ता है कि अच्छा उस 2 अप्रैल को 2 बजे हुए थे, तो अब मुझे कौन सी अप्रैल को 2 बजे मेरा 10 डेज पूरे हो जाएंगे, उसके बाद बस मेरा गुस्सा ले लेना है मुझे। तो ये उस लिहाज से डेज की कैलकुलेशन हम कराते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ये 9 डेज थे। ठीक है, अच्छा, अब फिर ऑन विच डेट डिड आलिया टेक हर प्योरिटी गुसल? वापस जाते हैं हम जरा। अगर आप 2 अप्रैल से स्टार्ट करें और आप 9 डे पर जाएं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10th, 11th, ठीक है, तो 9, अपने फिंगर्स पे 9 बॉक्सेस आपने काउंट कर लिए। सेकंड से आगे तो ये 11th डेट बन गई। ठीक है, तो जिसने 10th लिखा है, तो अगर आप लोगों में से कोई है कि जिन्होंने 10th लिखा है, उनको कोई कंफ्यूजन है, तो मुझे बेशक अभी पूछ ले। ठीक है, अब तो आपके सामने मैंने काउंटिंग की है, और ये 11th अप्रैल बन रही है। ओके, अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मार्च में आलिया का साइकिल 7 डेज का था, और अप्रैल में जो है ये देखें, ये 9 डेज का है। ठीक है, ये 9 डेज का है अप्रैल में। तो एक महीने में 7 डेज का था, अगले महीने में 9 डेज का है, तो हम क्या कह देंगे कि अब हैबिट चेंज हो गई है। तो 10 दिन के अंदर अंदर हर महीने में बदल भी सकती है हैबिट। ठीक है, किसी महीने कुछ दिन आ सकते हैं, अगले महीने कुछ दिन आ सकते हैं, एज लॉन्ग एज कि 10 डेज के अंदर हैं, तो बस फिर कोई मसला नहीं है। इस्तेहाजा कब बनता है? जब हम्म, 10 days से ज्यादा हो जाए या 3 days बिल्कुल, से कम हो। हाँ। अगर यहाँ 10 डेज से बढ़ता तो फिर इसको वो इस्तेहाजा की उसको फिक्र करनी चाहिए थी, और फिर मौलमा से पूछना चाहिए था। अभी हैबिट एक महीने से दूसरे महीने में चेंज हो सकती है, कोई मसला उसका नहीं है। इसी तरह से ना निफास की हैबिट भी चेंज हो सकती है, और चाइल्ड बर्थ के बाद भी अब आप लोग इंशाल्लाह आपको पता होगा कि लिखनी होती है, क्योंकि अब जब 2 3 4 साल बाद के बाद अगला बच्चा होता है, और अगर वो भी ब्लड 40 डेज से बढ़ जाता है, तो मौलिमा पूछेंगे कि आपके इससे पहले वाले बेबी में आपने प्योरिटी गुस्ल कब लिया था, उसके हिसाब से फिर आपकी वो इस महीने निफास के दिन कैलकुलेट होंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है अपनी डेट्स लिखना। जब यहाँ पर उस्मा सॉ ब्राउनिश डिस्चार्ज फॉर 3 डेज, फिर उसको फुल फ्लो हुआ 3 डेज, फिर वो एक दिन क्लीन रही, बट देन शी सॉ ब्राउन स्पॉट एट 4 PM द नेक्स्ट डे, फिर वो क्लियर हुई। अब कितने दिन है इसके पीरियड्स? तो इसकी काउंटिंग क्या बनेगी, मुझे काउंट करवाएं। 3। कोई काउंट कराए? 3 + 3
+1 +1। ठीक है। तो ये 3 दिन डिस्चार्ज हुआ, 3 दिन फुल फुल वो हुआ फ्लो। फिर ये एक दिन वो क्लियर थी, लेकिन फिर अगले दिन फिर उसको 4 PM पे एक स्पॉट आ गया। ठीक है, तो ये टोटल उसके, इसका मतलब है अगर हम दिन गिने तो टोटल 8 डेज बनते हैं। जो बीच में क्लियर थी, तो उसने अगर उसने जब यहाँ पर उसको जब क्लियर हो गई वो, तो उसको क्या करना, क्या किया होगा उसने फिर? उसने खुद से ले लिया होगा ना कि मतलब अब एंड हो हाँ, गए हैं। ले लिया होगा, लेकिन जब अगली दिन फिर से एक ब्राउन स्पॉट आ गया, तो फिर उसने क्या फिर सोचा? कि मे बी अभी इट वाज रिमेनिंग, अभी बाकी था थोड़ा सा। हाँ, तो यानी दिस इज इंक्लूडेड इन हर पीरियड्स। ठीक है। लेकिन आप एक तो बात बताएं, जिस तरह आप कहीं पर, अब ये देखिए शुरू में ना कहीं टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन जो ये लास्ट स्टेटमेंट है, बट शी सॉ अ ब्राउन स्पॉट एट 4 p.m., इसमें टाइम भी मेंशन है। शायद इस वजह से थोड़ी सी ना कंफ्यूजन हो गई कि क्योंकि पहले 3 डेज थे, फिर 3 डेज हो गए, फिर जो एक दिन जिसमें नहीं हुआ, चले वो 7th डे हो गया। तो अब 7th डे के चले, नेक्स्ट डे अब हमें किस टाइम पे हुआ? अगर हम वो जो 3 डेज हम कह रहे हैं, तो वो भी तो किसी टाइम पे स्टार्ट हुआ होगा ना, तो देयर शुड बी अ मेंशन ऑफ टाइम, ताकि वो कैलकुलेट करना, काउंट करना आसान हो। हाँ, लेकिन अगर आप जनरल देखें कि जैसे अगर 3 दिन तक ये हुआ है, फिर 3 दिन तक फ्लो 6 हो गया, फिर अगले दिन जो है वो दोपहर में स्पॉट आ गया, तो ये आज अगर उसको फुल फ्लो रहा भी है, और फिर एक दिन वो पूरी क्लीन रही भी है, फिर अगले दिन आ गया, तो वो एक तरह से वो फुल डे ही हो रहा है। ठीक है, यानी कि उसको आप यही समझेंगे कि जैसे वो फुल डे ही है, क्योंकि अगर टाइम मेंशन नहीं है तो हम जैसे अमूमन जनरली उसको एक दिन के लिए ही मानते हैं। तो ठीक। राइट। बहरहाल अगर हम इसको अपने ऊपर रख के देखें ना, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। मेरा एक तो क्वेश्चन है। ये तो मेरा हाँ, ठीक हुआ था, बट मुझे इसी से रिलेटेड पूछना है कि जैसे अगर पीरियड्स नहीं हो रहे, 3-4 मंथ्स पीरियड्स नहीं हुए हैं, और सडनली पीरियड्स होते हैं, और उसमें सिर्फ स्पॉटिंग हो रही होती है या हैवी जो भी होता है, 3 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है, फिर उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाता है, कोई स्पॉट नहीं होता, कोई चीज नहीं होती, तो शावर करके वो जब नमाज पढ़ लेती है, लेकिन फिर एक दिन या 3 नमाजों के बाद फिर दोबारा स्पॉटिंग हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना होता है कि आपने फिर उसके बाद सारा दिन अगर नहीं होता और रात में लग जाता है स्पॉट, तो उसके लिए फिर क्या हुक्म है कि क्या किया जाए, कितने दिन फिर ना किया जाए? क्योंकि जब वाइट डिस्चार्ज ही हो रहा होता है और जस्ट यूरिन में पास हो रहा होता है कि थ्रेड आ रहे हैं, तो उसके लिए फिर क्या है कि इनके पूरे दिन स्पॉट नहीं हुआ, बट रात में थ्रेड आ रहा है, और फिर कभी सुबह में आ गया है, और कई दफा होता है कि 2 दिन भी नहीं क्लियर होता है और स्पॉट आ जाता है, तो उसके लिए फिर क्या आप बार बार नमाज छोड़ो या छोड़ ही दो, क्योंकि मैं 7-8 डेज नहीं पढ़ती हूँ नमाज, उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? देखिए अगर 3 दिन से 3 दिन के बाद वाइट डिस्चार्ज आ गया है, अगर 3 दिन का मतलब यह है कि 72 आवर्स से पहले पहले वाइट डिस्चार्ज ही आ गया है, फिर तो आप वजू करके नमाजें शुरू कर देना। ठीक है, क्योंकि वो तो इस्तिहाजा का है। लेकिन अगर 3 दिन बढ़ गए हैं और उसके बाद बीच में 2 दिन क्लियर रहा है, तो फिर जब अगला स्पॉट आया, तो फिर आपको वो सारे दिन पीरियड्स में काउंट हो जाएंगे। तो अगर नमाजें कोई पढ़ी भी थी तो कैंसिल हो जाएंगी। तो अगर यूरिन में थ्रेड भी आया ना, और जी जी। तो वो भी स्पॉट के कैलिबर का ही है, यानी आप उसको भी पीरियड्स ही कहोगे। ठीक है। बट अगर आपको अब हाँ, उसमें ड्यूरिंग पता नहीं चल रहा होता ना, कि अब जैसे 3 डेज हो गया, तो सोचा कि भाई एक दिन बिल्कुल नहीं हुआ, तो इट्स मीन्स कि आप क्लियर हो, वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, वाइट डिस्चार्ज आ रहा है पूरा, बट यूरिन में रात में किसी भी टाइम पे वो आ गया, या सुबह में किसी भी टाइम पे आ गया, आप नमाज भी पढ़ रहे हो, पर वो फिर बाद में यही चीज आ रही होती है कि अच्छा उस ड्यूरिंग उसमें मैंने नमाज कुरान पढ़ लिया, या मैंने कोई चीज कर ली ऐसी जो पीरियड्स में नहीं करनी होती है, मस्जिद में चले गए इस तरह, तो उसके लिए फिर वो बड़ा जहन जोन सा है वो रहता है कि क्या किया है ये।
देखिए पहला स्पॉट अगर आया ना और उसके बाद 3-4 दिन क्लियर आए और फिर एक स्पॉट आ गया, ये आपका क्वेश्चन है ना, या थ्रेट आ गया? नहीं नहीं, 3 दिन पहले जोन सा है वो ठीक हुई। उसके बाद एक दिन पूरा जोन सा है वो वाइट डिस्चार्ज रहा तो शावर कर लिया। और उसके बाद फिर देखा तो वो हल्का सा स्पॉट आ गया, स्पॉट भी नहीं आया, यूरिन में थ्रेड आ रहा है। तो ठीक है, उसके तो लिए बस फिर फिर क्या है? वो मतलब जब जब आपने देखा कि जब 3 दिन के बाद आपका क्लियर आ गया, तो उस वक्त तो आपने नहा के और नमाजें शुरू कर ली। जी और अगर आपने बीच में कोई आप ने कुरान भी पढ़ लिया या नमाजें भी पढ़ ली, तो क्योंकि आपको पता नहीं था कि ये मुझे आगे ब्लड आना है कि नहीं आना, तो आपने तो क्लियर समझा और आपने कर ली, तो उन जी जी। नमाजों का या उस चीज का कोई गुनाह नहीं है। अच्छा, ठीक है, गुनाह नहीं है, लेकिन लेकिन अगर उसके बाद फिर दोबारा से आ गया तो उन्हीं फिर वो डेज आपकी में फिर आ गया, कैंसल हो जाएगी। वो तो कैंसिल हो गई। लेकिन जो अगर फिर डाउट में नहीं पड़ी कि अगर दो दो नमाजें छोड़ दी कि नहीं मुझे लगता है कि मुझे फिर आ जाएगा, तो मैं नहीं दो नमाजें पढ़ी, तो क्या और उसके बाद नहीं आया, तो फिर गुस्ल करके फिर नमाज पढ़ ली कि दो नमाजें छोड़ दी हैं, तो क्या वो कज़ार पढ़नी होगी? नहीं, वो सारी पीरियड्स में शामिल हो जाएंगी ना। अगर तो ठीक। दोबारा ब्लड आ गया है तो वो सारे पीरियड्स के दिन शामिल हो जाएंगे, जो पड़ी थी कैंसिल हो जाएंगी, जो नहीं पड़ी थी उनका गुनाह नहीं होगा। ठीक। ठीक है, लेकिन हम्म हस्बैंड से रिलेशनशिप में ना थोड़ा हम्म इसमें मैंने आपको वो बहुत डिटेल नहीं करवाई है, लेकिन हम्म हस्बैंड से रिलेशनशिप में ना इसमें ध्यान करना होता है। तो नमाज तो हम फौरन पढ़ लेते हैं, और अगर नमाज हम्म कैंसिल हो जाती है या तो उसमें कोई कोई बात नहीं है। नमाज पढ़ने का कोई गुनाह नहीं हमें मिलता पीरियड्स में। पीरियड समझ के हमने पढ़ लिया, बाद में एक और स्पॉट आ गया और वो पीरियड्स के दिन थे और मैं नमाजें पढ़ी थी, उसका तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हस्बैंड से रिलेशनशिप मना की जाती है क्योंकि वो कबीरा सिन है, इट्स अ मेजर सिन। तो उसमें हम्म उलमा ये कहते हैं कि अगर हमें हमारी आदत जो है वो अमूमन 6-7 डेज की होती है, लेकिन एक दफा अचानक क्या हुआ, 4th डे बिल्कुल क्लियर हो गया, वाइट डिस्चार्ज भी आ गया, तो नहा के नमाज तो शुरू कर दें, लेकिन अपनी हैबिट के दिनों तक मैरिटल रिलेशनशिप ना करें। ठीक है, ठीक। एहतियातन। जी। क्योंकि हो सकता है कि अभी एक दिन, क्योंकि जब मेनोपॉज की तरफ इंसान जा रहा होता है ना, या हार्मोनल या पिल्स या जो भी थोड़े मसले होते हैं, उसमें बाज़ दफा ये हो जाता है। तो उसमें उलमा ये कहते हैं कि फिर अगर आपकी जो हैबिट के दिन तक आप फिर हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप ना रखें। बट नमाज तो इंस्टेंटली ही, क्योंकि वो तो फिर आ, हमें फिक्र भी उसकी ज्यादा होती है, तो वो तो शुरू कर दें। और अगर वो बाद में डिक्लेयर हो जाए कि वो दिन पीरियड्स है, तो नमाज कैंसिल हो जाएगी, तो उसका कोई गुनाह नहीं होगा फिर। ठीक, और वो कज़ा भी नहीं पढ़नी होगी क्योंकि वो थे ही पीरियड्स के दिन। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पूछा है कि व्हेन शुड शी टेक हर प्योरिटी गुस्ल। एक सेकेंड में वापस जाती हूँ। अ, यहाँ पर इसको एक दफा इसको ब्राउन स्पॉट आया 4 बजे, फिर वो क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि गुस्ल उसने कब लेना था। ब्राउन स्पॉट जब आया था तब गुस्ल उसको ले लेना चाहिए था, या फिर क्लियर जब उसको क्लियर हो गई थी, वो मीन्स के वाइट डिस्चार्ज या क्लियर डिस्चार्ज आया था, उसको तब गुस्सा लेना चाहिए था। तो डेफिनेटली जाहिर बात है, ये सबका ही सही है कि जब उसने क्लीन कॉटन देखी थी, चाहे क्लियर डिस्चार्ज आए चाहे वाइट डिस्चार्ज आए, बस कलर ना आए। ठीक है, ये बात होती है। तो फिर अब उसको इस वक्त उसने गुस्सा किया। फिर अब यहाँ पर क्वेश्चन है, और देखिए ये पहले भी आपको समझाया था कि ये खातून की जो पीरियड्स की एज, जनरल एक एज उलमा ने मुकर्रर की है अकॉर्डिंग टू हदीस और वो सारी रिवायतों से, तो वो 9 to 55 ईयर्स है। यानी अगर 9 ईयर्स से पहले किसी बच्ची को कोई ब्लड आ रहा है वजाइना वाली ओपनिंग से, तो वो भी पीरियड्स नहीं कहलाएगा, उसकी उसको इस्तिहाजा ही कहेंगे। ठीक है, और 55 ईयर्स जो है वो एज मैक्सिमम है जब तक पीरियड्स होते हैं। लेकिन ये भी मैंने आपको इसी के प्रेजेंटेशन में दिखाया था कि अगर 55 के बाद उसको 3 दिन से ज्यादा स्पॉट या ब्लीड हो, और कलर उसका रेड या ब्राउन, रेड या ब्लैक या डार्क ब्राउन उस शेड में हो, तो फिर उसको पीरियड्स ही कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेनोपॉज हो गया था उनको, बट सडनली फिर उनको दोबारा से स्टार्ट हो गया। अब देखिए दिन भी ज्यादा है, मोर देन 3 डेज है,
और जो है वो कलर भी इसका जो है वो रेड है। ठीक है, तो इसलिए यही कहेंगे कि ये पीरियड्स है। ठीक है, अगर दिन 2 दिन होते तो ये इस्तिहाजा होता, या अगर येलोइश डिस्चार्ज होता तो ये फिर इसको हम पीरियड्स नहीं कहते, ये फिर वैसे हम कहते हैं इस्तिहाजा है या वैसे लिकोरिया हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो हैं ये डिटरमिन करती हैं कि अगर बड़ी भी हैं लेकिन इतने दिन तक हो रहा है तो अब ये पीरियड्स इस महीने हो गए। ओके, अब यहाँ पर इनके पीरियड्स 3 फरवरी को खत्म हुए, फिर मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई 17 से। मुझे आइडिया है कि ये जिन्होंने पीरियड्स लिखा है ना, ये ना कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है। ठीक है, तो अब अब कोई मेरे सामने जरा कैलकुलेट करे, डेट्स गिनना शुरू करे, अपनी उंगलियों पे साथ साथ गिने, और कोई जहां पर जरा जोर से गिन दे। थर्ड को फोर। हुए तो 4, 5, हाँ, फोर्थ से शुरू करोगे आप। ठीक है, फोर्थ, जी करे। 5th, 6th, 7th, एक 8th, सेकेंड, एक सेकेंड, शुरू से करें, शुरू से करें। फोर्थ, स्टार्ट हुए तो 4th, 5th, करें, जोर से करें ना, करते जाएं। 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th. ठीक है, कितने दिन हुए? 14 days. ठीक है, 14 डेज हुए। और 14. 14th डे पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो फिर ये क्या बनेगी? इस्तेहाजा. हाँ, तो जिसने पीरियड्स लिखा हो यकीनन उसने थर्ड से गिना होगा, कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो थर्ड से अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है तो 24 घंटे के बाद एक दिन बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो उसी दिन पहला दिन नहीं बनेगा। हम ये कहते हैं कि 15 डेज कंप्लीट होने के बाद जो स्पॉट आए उसको हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर चूंकि 14 डे बने हैं तो इस्तेहाजा है ये। अच्छा, तो अच्छा, ये, जी, सॉरी, नहीं नहीं, मैं पूछो। इस केस में जिस तरह आपने कहा ना 14 डेज हुए, ठीक है, और बेसिकली अभी 15 डेज नहीं हुए थे और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो अब अगर ये ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है तो एक दिन हम इस्तेहाजा का काउंट करेंगे और बाकी हम पीरियड्स काउंट करेंगे नेक्स्ट डेज नहीं में. नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं करेंगे। जब भी आपकी इस्तेहाजा की प्रॉब्लम आएगी आपने मौलिमा को अपनी डेट्स बतानी है। यानी 17 फरवरी को जब पहला स्पॉट देखा, थ्रेड देखा, ब्राउन डिस्चार्ज देखा, या ब्लीडिंग एकदम शुरू हो गई, जो भी काम हुआ, उसी वक्त आप मौलिमा को मैसेज करेंगी और अपने पिछले 2 महीनों की स्टार्टिंग एंडिंग डेट्स बताएंगी, और कहेंगी कि आज मुझे ये स्पॉटिंग शुरू हो गई है या ब्लीडिंग शुरू हो गई है, मैं क्या करूं। वो आपको आपकी पिछली हैबिट निकालेंगी पीरियड्स की, और आपकी पिछली हैबिट का कैलकुलेशन करेंगी प्योरिटी की। उसके बाद वो आपको बताएंगी कि ये जो आपको 17 फरवरी से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, इसमें से कितने दिन आपके इस्तिहाजा के हैं और कितने दिन आपके पीरियड्स के हैं, पूरी ठीक कैलकुलेशन करके आपको। ठीक है, तो खुद ठीक. से आप लोगों ने ये नहीं कंसिडर करना कि एक दिन इस्तिहाजा करके बाकी पीरियड नहीं, क्योंकि पिछले महीनों की दोनों हैबिट्स चाहिए होती है, प्योरिटी की भी और पीरियड्स की भी। राइट, ठीक है. अच्छा, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आई थिंक किसी को समझने में प्रॉब्लम हुई। एक्चुअली देखिए, मैं आपको जब क्वेश्चन देती हूँ तो मैंने आपको पूरा एक 1.5 महीने का उसका साइकिल बता दिया है, लेकिन जब कोई खातून किसी सिचुएशन में से गुजर रही होती है तो वो दिन ब दिन गुजर रही होती हैं। ठीक है, तो अब इसकी बेबी हुई और 10 दिन से तक उसको ब्लीडिंग हुई, 11th डे वो पाक हो गई, उसको वाइट डिस्चार्ज आ गया। ठीक है, तो अब मैंने आपसे ये पूछा था कि शुड शी टेक अ प्योरिटी गुस्ल आफ्टर 10 डेज एंड स्टार्ट नमाज। तो अभी देखिए उसको ना उसको गैब का कुछ इल्म नहीं था कि आगे मेरे
कितने दिन जो है ये सारा मेरा क्या चक्कर चलना है। सिर्फ यहाँ पर जब उसको उसकी प्योरिटी मिलती है, एक सेकेंड में यहाँ पर लिखती हूँ। बस यहाँ जब उसको प्योरिटी मिलती है, उसको जब वाइट क्लियर कॉटन नजर आती है, तो फिर तो उसको गुस्ल लेना चाहिए ना। अब उसको आगे तो नहीं पता कि मेरे आगे ब्लीडिंग होनी है कि नहीं होनी है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर वो जब 10 दिन उसके गुजर गए और उसको 11th डे उसको वाइट कॉटन हो गई है, तो अब उसको नहा के नमाज शुरू कर देनी चाहिए। सही। ठीक है, कोई कोई मुश्किल तो नहीं, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नो नो। हाँ, क्योंकि आगे का उसको पता नहीं है कि आगे अब क्या चक्कर चल रहा है। ठीक है, चले। अब यहाँ ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज दिस ब्लड ऑन हर 20th डे ऑफ चाइल्ड बर्थ। पीछे चलते हैं। देखो, 10 दिन तो ब्लीडिंग हो गई, फिर 5 दिन वो क्लियर रही, तो वो यकीनन इस 5 दिनों में वो नमाजें भी पढ़ रही होगी। लेकिन फिर यहाँ पर 16th डे, यानी कि 10 और 5 15 हो गए, 16 डे पे फिर उसको यहाँ से ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अब जो ये 20 दिन उसको मुसलसल ब्लीडिंग रही है, तो ये इसका कौन से, ये इसका क्या है? निफास। निफास निफास। है। हाँ, क्योंकि 10 + 5 + 20 = 35। तो अभी तक ये 40 दिन के अंदर अंदर जितनी भी ब्लीडिंग हो रही है, वो सब निफास है। ठीक है। जी। और अब यहाँ पर वही वाली बात कि अब यहाँ पर इन दिनों में जो उसने नमाजें पढ़ ली थी, जो अभी आपने भी किसी ने क्वेश्चन किया था, तो इन नमाजों का उसको कोई गुनाह नहीं होगा। ठीक है। हम्म। और यहाँ तो ऑल तो उसकी हिम्मत तो नहीं होगी, बट फर्स्ट बेबी के बाद अगर वो हस्बैंड से भी मिल ली, क्योंकि उसकी कोई निफास की हिस्ट्री नहीं थी, तो बहरहाल उसका भी इंशाल्लाह गुनाह नहीं होगा। बहरहाल खैर, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जो जितने भी जो दिन बनते हैं, ये इसके 10 डेज ये वाले, और फिर यहाँ से भी 20 डेज सब मिला के ये 5 डे, ये सब इसका निफास में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक इसके less than 40 डेज है। ठीक है। जी तो ये ठीक। वाली ब्लीडिंग भी अब इसकी, तो जब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना, वो जब अपने रोज रोज दिन गुजार रही होगी, तो यहाँ ग्रीन बॉक्स में तो उसने नहा लिया होगा, नमाजें भी शुरू कर दी होंगी। लेकिन फिर यहाँ पर 20, जब यहाँ से ये जो शुरू होता है, यहाँ फिर उसको ब्लीडिंग हो गई, तो उसने कहा अच्छा ये मेरे सारे ही दिन निफास के थे पीछे भी, तो ये सब दिन उसके निफास के हैं। ठीक है, जी ठीक है। सही है। तो अब यहाँ पर जब वो दोबारा यहाँ आएगी, अब जब दोबारा वो यहाँ पर आएगी, तो अब उसने जो है ना वो वापस से प्योरिटी गुसल करना है, क्योंकि अब फिर उसको वाइट जो है वो डिस्चार्ज आ गया इधर। अब यहाँ से फिर वो गुसल करके फिर वो अपनी नमाजें शुरू कर देगी। ठीक है, तो बस जी। स्टेप बाय स्टेप देखें। ओके, तो अब ये हम देखा हमने कि ये तो निफास था। अब कितने दिन निफास था अभी हमने कैलकुलेट किया है कि 35 डेज था। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी ये जो बात की ब्लीडिंग है, ये 40+ हो गई है, तो 40 के बाद निफास नहीं होता, 40 के अंदर अंदर जितना खून है वो सारा निफास है। तो ये 10 + 5 + 20 35 डेज जो है ये इसके निफास के हैं। ठीक है। अब पूछ रहे हैं व्हाट आर द लास्ट 6 डेज ऑफ ब्लीडिंग। तो ये लास्ट 6 डेज ऑफ ब्लीडिंग जो है इसकी, ये क्या है? ये इस्तिहाजा। ठीक है। ये क्यों इस्तिहाजा है? क्योंकि कोई बताएगा ये क्यों इस्तिहाजा है? अभी 15 डेज पास नहीं हुए 2 साइकिल्स के बीच में। बिल्कुल। निफास और पीरियड्स को अलग अलग बनाने के लिए, अलग अलग कंसिडर करने के लिए 15 डेज की प्योरिटी इज अ मस्ट। तो यहाँ पर जब 35 डेज पे इसका निफास पूरा हुआ था, तो ये पूरे, अगर आप 7 + 5 12 दिन होते हैं। ठीक है, तो वो 12 दिन कम है 15 से, तो मीन्स उसको पूरे 15 दिन नहीं मिले। पूरे 15 दिन मिलते हैं उसको, तब उसकी ब्लीडिंग को हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये less than 15 डेज है, तो ये 6 डेज ब्लीडिंग उसकी
इस्तेहाजा है। ठीक है, तो वो अच्छा, जी अगर फॉर एग्जांपल उसको 39 या 40 डेज मतलब इस तरह से होते ऑन एंड ऑफ ब्लीडिंग हो रही होती, तो वो हम हाँ। निफास कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसको जैसे फिर से 1 वीक की प्योरिटी मिली और फिर जो ब्लीडिंग स्टार्ट होगी वो फिर हैज कहलाएगी। नहीं नहीं, मतलब ठीक है, निफास को तो बेसिकली 15 दिन 14 चाहिए ना। हाँ मतलब प्योरिटी मतलब बिटवीन टू ब्लीडिंग्स भी 15 डेज चाहिए ना, निफास और हैज के बीच में भी तो 15 डेज चाहिए हैज काउंट करने के लिए। वी नीड हाँ 15 डेज ऑफ ना। हाँ हाँ सही। लेकिन आप तो यहाँ कह रहे हैं यहाँ पे उसको 35 डेज की ब्लीडिंग हुई है, तो अभी वो 5 डेज एक्स्ट्रा उसके बाकी हैं। ठीक है। तो आप 5 और 7 को ऐड करें मतलब 12 डेज हो रहे हैं, तो अगर हाँ अ, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 7 की साथ जगह हम 10 लिख देते, तो उसके बाद हाँ, जो ब्लीडिंग होती तो वो भी मतलब वो वो है। पीरियड्स होती, वो हाँ पीरियड्स होती। ठीक है। ठीक है ठीक है, ओके ओके। ठीक है, तो 40 दिन के अंदर अंदर जितना ब्लड आए निफास है। ठीक है, नंबर 1 रूल। फिर उसके बाद अगर वो 38th डे फारिग हो गई है, 36th डे फारिग हो गई है, तो वो कितने दिन वो बनते हैं और आगे के कितने दिन प्योरिटी के मिलते हैं, सारे मिला के जो है ना वो 15 15 या उससे ज्यादा दिन होंगे। फिर अगली वाली ब्लीडिंग पीरियड्स होएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल रूल है कि 15 डे प्योरिटी breaks two bleedings into two different types of bleedings। ठीक है, यानी 15 दिन की जो प्योरिटी है वो दो पीरियड्स को सेपरेट करती है और वो एक निफास और एक पीरियड को सेपरेट करती है, तो 15 दिन की प्योरिटी इज अ मस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये इस्तेहाजा ही थी क्योंकि 15 डेज नहीं हुए थे। अच्छा, अब यहाँ पर क्रैम्प्स हुए, रोजा रखी हुई थी और मगरिब शी वेंट फॉर हर मगरिब वुजू आफ्टर द अजान, she saw her trouser was stained with blood। ठीक है, तो इसका फास्ट वैलिड था। तो क्या रीजन थी, क्योंकि सिर्फ क्रैम्प्स थे उसको। बाज दफा क्या होता है कि हम वॉशरूम नहीं जाते बट हमें इतनी वेटनेस पता चल जाती है कि टांगों पर सारी वेटनेस हमारी वो लीक हो जाती है। तो वो तो एक बहुत क्लियर साइन है कि अब हम देखा हमने कि ब्लीडिंग हो गई है, तो अच्छा मुझे फिर पीरियड्स हो गए थे। तो अगर उसको नमाज मगरिब से पहले इतनी क्लियर वेटनेस उसको फील हो जाती और फिर वो देखती मगरिब के बाद कि उसको वेटनेस है टांगों पर, तो वो पीरियड ही है, तो वो उसका रोजा टूट जाता, फिर नहीं काउंट होता। लेकिन इसको सिर्फ क्रैम्प्स थे, इसको कुछ फील नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ठीक है अजान के अच्छा, तो बाद जब इसका उसने ब्लड। हाँ, जी, जब अगर हमें क्रैम्प्स फील हो रहे हैं और इसी तरह की कंडीशन हो, तो उस टाइम पे हम लाइक कॉटन इंसर्ट कर सकते हैं। देखो अगर हम, जरूरी नहीं है कि हम उसको उसकी खोज में लगे। तो अगर टाइम है मगरिब में तो फिर जब तक हमें नहीं ब्लड बाहर आ रहा तो हम खुद क्यों बाहर निकाल रहे हैं उसको। नहीं ठीक मतलब है। हम कॉटन इंसर्ट कर दें लाइक कर्सर डाल लें, ये मेरा कहने का मकसद था। अच्छा, कुर्सुम डाल लें। हाँ, ये कर सकते हैं। सही ये ठीक है, बेहतर है, ताकि ये बेहतर तरीका है कि अगर आपको आधे घंटे पहले क्रैम्प्स हो रहे हैं या 1 घंटे पहले क्रैम्प्स हो रहे हैं तो आप डाल लें कुर्सुम। अगर वो कुर्सुम आपका बाहर नहीं गिरा और हम्म, ब्लड बाहर नहीं आया तो फिर आपका रोजा नहीं टूटेगा। जी ठीक है, यानी सही। रोजा वैलिड हो जाएगा उस दिन का। सही। ठीक है, ओके। अच्छा, अब कहेंगे कि कब उसके पीरियड स्टार्ट हुए, जब उसने ब्लड देखा। अच्छा, अब इन्होंने 11:30 तक इशा नहीं पढ़ी हुई थी, तो जब फिर रात को वुजू करने गई तो उसने देखा कि पीरियड शुरू हो गए, तो अब उसको कज़ा नहीं पढ़नी होगी। ठीक है, क्योंकि जब जिस टाइम में जब जब तक नमाज का वक्त होता है, अगर उसकी नमाज के वक्त में वो पीरियड स्टार्ट हो जाए तो वो उस वक्त की नमाज माफ हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसको येलोइश डिस्चार्ज आया दोपहर 2 बजे, अभी पीरियड खत्म हो रहे थे। तो फिर उसने हर नमाज से पहले चेक करते हैं, तो फिर उसने सर पे चेक किया तो थ्रेड थे। देखिए, जो आप लोग बात कर रहे थे ना, यूरिन में थ्रेड आए थे, तो रेड थ्रेड ऐसे ही है जैसे रेड स्पॉट है। अब वॉशरूम में स्पॉट तो नहीं आएगा ना, वो जाहिर बात है वो थ्रेड की तरह का आएगा। तो अभी भी ये पाक नहीं है। ठीक है, असर के टाइम। फिर उसने मगरिब से पहले चेक किया, यही तरीका सही है। हर नमाज के
आखिरी दिनों में हमें मुश्किल तो होती है, लेकिन हमें हर नमाज के कज़ा होने से ना आधे घंटे या 20 मिनट पहले चेक कर लेना चाहिए, ताकि हम, अगर हमने क्लियर हो गए हैं तो फिर हम नहा के उस वक्त की नमाज हमें पढ़नी होगी। तो 20 मिनट पहले मगरिब के देखा तो अब क्लीन थी। तो अब व्हेन शुड शी टेक प्योरिटी गुस्ल? जब उसने देखा कि क्लीन थी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पूछ रहे हैं उस पर कौन कौन सी नमाजें फर्ज थी। तो ये भी काफी लोगों का गलत हुआ, इसको थोड़ा पीछे जाते हैं। देखिए, असर के टाइम में उसने देखा और उस वक्त वो पाक नहीं थी। फिर उसने मगरिब से 20 मिनट पहले देखा। अच्छा, सपोज करें कि जब मगरिब से 20 मिनट पहले देखा, तो ये जब उसने असर के टाइम पे चेक किया, तो असर उसके बाद कज़ा हुई है ना। ठीक है, यानी कि उसने असर के लास्ट टाइम से पहले देखा होगा। सही है। तो हो सकता है कि उसने, जब उसने देखा हो तो उसके 5-10 मिनट्स बाद वो पाक हो गई हो। तो अब उसको एहतियातन जो है ना वो असर भी पढ़नी होगी, क्योंकि हो सकता है कि उसने असर के कज़ा होने से बिल्कुल पहले नहीं देखा कि इतना टाइम होता कि वो गुस्ल कर सकती थी अगर चाहती तो। जो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर इतना टाइम हो कि इंसान 3-4 मिनट में भी गुस्ल कर लेता है, 4-5 मिनट में भी गुस्ल कर लेता है, तो उसने बिल्कुल असर के लास्ट टाइम तक नहीं देखा। तो मगरिब से पहले देखा, वो पाक थी, तो उसको भी एहतियातन असर भी पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है। तो ये असर भी उसके ऊपर फिर जो है ना वो पढ़नी होगी उसको। इसलिए हर नमाज के कज़ा होने से ना बिल्कुल इस तरह देखना चाहिए कि जैसे 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले, ताकि हम उसी वक्त, फिर अगर नहीं है तो फिर हम पर वो नमाज वाजिब नहीं होगी। यानी इतना इतना लास्ट उस पर देखना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर प्योरिटी गुस्ल के बाद ये अक्सर लोगों का ये मसला होता है कि हम इसका ख्याल नहीं रख रहे होते। हमारे बाज़ दफा कोई पेंट लगा हुआ होता है या कोई मेकअप का चीज लगी हुई होती है फेस पर, तो हम वो रिमूव नहीं करते और उसका ख्याल नहीं होता, या बाद में देखते हैं तो वो छोटा सा कुछ हमारा पीस बचा रह जाता है स्किन पर। तो अब प्योरिटी गुस्ल ले लिया था और रिमूव नहीं कर सकी थी एक उंगली पर, तो अब क्या करें? अब उसको सिर्फ वो वाला पार्ट जो है अपना धोना होगा। ये बहुत ज्यादा आसानी अल्लाह ताला ने दी है कि दोबारा से उसको नहीं नहाना पड़ेगा, बल्कि उसकी बॉडी सूख भी गई है। सिर्फ वो वाला पार्ट, बॉडी पार्ट, वो बस एक दफा जाके धो दे। ठीक है। लेकिन अगर उसने नमाज पढ़ ली थी अच्छा इस तो अब फिर, जी, जी सॉरी, मैं आपको बीच में बोल देती हूँ। कोई मसला नहीं। ये जो नेल पॉलिश वाला आपने बताया ना, फिर जैसे फॉर एग्जांपल अब नेल पॉलिश उसने रिमूव की, तो फिर उसने दोबारा गुस्ल नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वो अपने हाथ को वॉश कर ले। तो हम्म। मतलब आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट वेट नहीं करना है, क्योंकि मैंने पता नहीं एक और वो ली थी जगह से बात कोई सुनी थी, तो उसमें ये था कि आपकी बॉडी के बेशक अगर आपके बाल भी वेट है तो इन दैट केस आप मतलब खाली वॉश कर लें नेल्स, लेकिन अगर आपका कोई भी बॉडी पार्ट वेट नहीं है तो फिर आपको शायद पानी बहाना पड़ेगा, आई डोंट नो, इस तरह से कुछ था। इमाम शाफी शाफी स्कूल ऑफ थॉट में ना, अगर बॉडी सूख जाती है या वजू वाले पार्ट सूख जाते हैं तो फिर उसको आपने दोबारा से सारा करना होगा। लेकिन हनफी स्कूल ऑफ थॉट में ये आसानी है कि वजू में तरतीब भी जरूरी शर्त नहीं है, सुन्नत से सवाब तो है, लेकिन जी तरतीब भी जरूरत नहीं है। और अगर कोई पार्ट सूख चुका है और आप दूसरे पार्ट को बाद में थोड़ा सा धो रहे हैं, तो आपका वजू कंप्लीट हो जाएगा या गुस्ल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो हो सकता है वो शाफी स्कूल ऑफ थॉट से उन्होंने कुछ बताया हो। जी जी, हो सकता है, शुक्रिया। ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो रूल है वो अनइंटेंशनली छोड़ने पे है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप नेल कलर लगाएं और इंटेंशनल एक अटेंड कर लें मतलब, शादी और फिर बाद में उतार के नमाज पढ़ लें। हाँ नहीं, क्योंकि वो अगर इंटेंशनली, यानी कि क्या मतलब? मतलब किसी ने नहा, जानबूझ के, मतलब जैसे नेल कलर लगा हुआ है, आपने वैसे गुस्ल ले लिया लेकिन आपको कहीं जाना है और आपने कहा कि चलो वो मैं बाद में उतार के उसको धो लूंगी और फिर मैं नमाज पढ़ लूंगी। वजू आप हाँ मतलब इंटेंशनली तो आप नहीं छोड़ सकते ना। कि जैसे आपका नेल कलर आपको कहीं जाना है, उसके लिए कुछ लोग होते हैं शौकीन होते हैं, उन्होंने लगा देखिए, छोड़ दिया। उसमें
फिर देखिए गुस्ल उसमें लिया ये और है फिर कि, बाद में वजू करके हाँ पढ़ मैं लिया। आपका क्वेश्चन, जी। हाँ मैं समझ गई हूँ। उसमें ये होगा कि इस तरीके से गुस्ल तो हो जाएगा, मीन्स के जब आप दोबारा से नेल पॉलिश उतार के और आप फिंगर्स धोगे तो आपका गुस्ल तो हो जाएगा, लेकिन गुनाह मिलेगा इस चीज पर। ठीक है। ठीक है। तो ठीक। काम तो शरीयत का असूल नहीं बदलता, लेकिन फिर वो गुनाह या सवाब उसमें फिर वो नियत की बेस पे ऐड हो जाता है। ठीक है। ठीक है। तो इसलिए फिर यही करना चाहिए कि कोई बात नहीं, रीडू कर ले नेल पॉलिश, लेकिन खामखा में गुनाह का वो नहीं करें। अच्छा बस 2 मिनट्स मुझे दे, मेरे लैपटॉप की चार्जिंग कम है, मैं इसको जरा चार्ज। ओके। तो उसने अम, अच्छा, जो नमाज उसने नेल पॉलिश की हालत में ही पढ़ ली थी और जो थोड़ी सी लगी रह गई थी, तो फिर वो नमाज रिपीट करनी पड़ेगी। ठीक है। क्यों क्यों रिपीट करनी पड़ेगी? क्योंकि वजू ही नहीं हुआ था या गुस्ल ही नहीं हुआ था कंप्लीट। ठीक है। क्योंकि एक बॉडी पार्ट के ऊपर एक चीज, कोई कोटिंग लगी रह गई थी, उस स्किन तक पानी नहीं गया था, तो गुस्ल नहीं हुआ था। या अगर वजू करना था तो वजू नहीं हुआ था। और जब पाक नहीं हुए हैं या वजू नहीं हुआ है तो नमाज एक्सेप्ट ही नहीं होएगी। तो इसीलिए फिर वो नमाज जो पढ़ चुके थे, अब वो रिपीट करनी पड़ेगी। इसीलिए जब हम मेकअप वगैरह करके फिर रिमूव करें ना, तो मिरर में जरा अच्छी तरीके से अपने आप को चेक कर लिया जाए कि हमारा सही तरह से मेकअप रिमूव हुआ है कि नहीं। अच्छा, अब ये भी हमने देख लिया था कि प्यूबिक और आर्म पिट हेयर जो है, अगर हमने अपना रूटीन बनाया हुआ है कि हमने प्योरिटी गुस्ल के साथ करने होते हैं, तो फिर वो हम प्योरिटी गुस्ल लेने के बाद ही वॉशरूम में फिर हम तब वो रिमूव कर लें। ठीक है। कि उलमा कहते हैं कि नापाकी की हालत में ना ये बाल और ये चीजें रिमूव नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए जब एक दफा पूरा गुस्ल ले लिया तो उसके बाद फिर रिमूव करके फिर पानी बहा लें। अब यहाँ पर इसका मेरा एक इरेगुलर। सवाल है, सॉरी, जी जी। मेरे जहन में आया, जैसे हम नेल कलर को ही यूजुअली एज एन एग्जांपल ले रहे होते हैं, लोग जो हैं वो टीथ पे भी काफ़ी कॉस्मेटिक्स करवाते हैं ना, दांतों के ऊपर, जैसे विनियर्स होते हैं, या कभी कभी हमें फिलिंग, खैर वो तो ज़रूरत होती है, तो उसके उसमें क्या हुक्म है फिर, कि हम दांतों पे उसमें भी, एनामल चढ़वाते हैं आर्टिफिशियल? हाँ देखिए, अगर जैसे ब्रेसेस लगाए हुए हैं या वो जो टीथ को दांतों की अलाइनमेंट के लिए जो वो लगाए हुए होते हैं, तो फिर अच्छे तरीके से मुंह में पानी लेके गार्गल कर ले, अच्छे तरीके से कुल्ली कर ले ताकि पानी अंदर चला जाए सारा। ठीक है। अच्छा, और हाँ अच्छा, जजाकिल्ला खैर, आपकी बात से मुझे याद आ गया एक बात। ये पीछे ही इस पे जाते हैं अभी हम। क्रेटिनिन, नहीं क्रेटिनिन नहीं, उसको क्या कहते हैं, जो बालों की ट्रीटमेंट होती है, केराटिन। जिसमें केराटिन। केराटिन केराटिन कराते हैं, या इस तरह की कोई हमने हेयर डाई कराया होता है, तो अगर कुछ ऐसा प्रोसीजर हो जिसमें वो हमें ब्यूटिशियन पहले से बता दे, या फिर हम पूछें उनसे, वो तो नहीं बताएंगी, लेकिन हम अगर कोई ट्रीटमेंट कराना है तो हम उससे पूछें कि इसके बाद मैं बाल धो सकूंगी ना, या मैं, मुझे कोई मसला तो नहीं होगा कि मैं हेयर अपने बाल गीले ना कर सकूं। तो अगर वो कहें कि नहीं, आपको कुछ घंटों तक या हाफ डे तक या कुछ दिनों तक आप अपने बालों पर पानी नहीं लगा सकती हैं, तो फिर आप वो पीरियड्स के दिनों में अपना काम करवाएं। क्योंकि आपको पता है कि वजू भी 1/4 सर का मसा करना इज अ मस्ट। तो इसी तरह से गुस्ल में भी पूरा नहाना होता है। तो इस तरह के जो काम है जिसमें बालों को आपको गीला नहीं करना है और आपका वरना वो प्रोसीजर खराब हो जाएगा, तो वो फिर आप पीरियड्स के दिनों में करवाएं ताकि मसला ना हो। ठीक है। और इससे मुझे एक और चीज याद आई कि जैसे कभी बालों की स्टाइलिंग करवाई हुई होती है और अब वजू करना है, तो 1/4 सर का मसा मस्ट है। तो वो जरूरी नहीं है कि वो फ्रंट वाले 1/4 बाल हो। आप गर्दन के ऊपर, जिस तरह अगर आपने हाई बन बनाया हुआ है, कोई जूड़ा बनाया हुआ है, तो आप ध्यान से जो आपने मसा करना है वो आप पीछे के बालों में 1/4 बालों में आप मसा करना है। ठीक है। तो दीन जानने का फायदा ये होता है कि हमारी जिंदगी ना आसान हो जाती है, लेकिन बस उसको मिस यूज ना करें दीन को, लेकिन ये कि जिंदगी आसान हो जाती है। ठीक है।
चले जजाकिल्ला, आपके क्वेश्चन से मुझे ये बात बतानी थी तो ये याद आ गई। या ओके। अब इसको इरेगुलर साइकिल थे 2 महीनों से, फिर her periods lasted from 4th to 11th January. She noticed some spotting on 20th. अब ये 11 से आगे जरा काउंटिंग शुरू करें ताकि पता चले ये 20 वाला ब्लीडिंग स्पॉट क्या है। कोई काउंट करे 11 से आगे। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 9 9 डे बन रहा है, ठीक है। फिर 9th डे पर स्पॉट आया और फिर उसके 10 दिन बाद यानी कि 19 दिन गुजर गए तो पूरा ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो ये जो स्पॉटिंग शुड भी क्या ये जो 9th डे पर स्पॉट आया ये इसका पीरियड्स में काउंट होएगा? नहीं, ठीक है। क्यों? तो जब ये 9th डे पर उसको स्पॉट आया तो उसी वक्त उसको जो है ना वो मौलिमा से पूछ लेना चाहिए था, ठीक है। तो ये जब उसका ये 9th डे पर स्पॉट आया उसी वक्त उसको मौलिमा से पूछना चाहिए था कि मेरा अभी तो मुझे क्लियर हुए हुए 9 डेज हुए हैं, या मेरी 11 जनवरी को मैं पाक हुई हूँ, अब 20 को मेरा स्पॉट आ गया, मैं क्या करूं? ठीक है, तो ये उसका पीरियड्स नहीं है, सही है। और इसकी वजह से ये जो 29 जनवरी वाला है ना, ये भी पता नहीं पीरियड, इसमें भी कितने दिन पीरियड्स के हैं और कितने दिन इस्तेहाजा के हैं, तो ये इस स्पॉट को इग्नोर नहीं कर सकती, ठीक है। ओके। तो ठीक है, यहाँ पर वही वाला क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है कि जो फुल ब्लीडिंग थी, ये वाली फुल ब्लीडिंग है यहाँ पर जो सेकंड इसमें जो आ रही है, एक मिनट, ये फुल ब्लीडिंग, तो ये भी जरूरी नहीं है कि इसमें सारा ब्लड पीरियड्स हो, ठीक है, क्योंकि इस स्पॉट की वजह से इसका ये पूरा साइकिल खराब हुआ है। तो अब मौलिमा बताएंगी कि ये जो 29 जनवरी से जो स्टार्ट हुई है ब्लीडिंग, इसमें से कितने दिन इस्तेहाजा के बनते हैं और कितने दिन पीरियड्स के बनते हैं। तो शी शुड कंसल्ट हर। लेकिन अच्छा, उसका स्पॉट तो एक दिन ही आया ना, बीच में और तो कोई स्पॉटिंग नहीं हुई है ना, सिर्फ एक हाँ स्पॉट आया, लेकिन क्लीन हो गई। तो वो उसने फॉर एग्जांपल उसने कहा वो इस्तेहाजा है क्योंकि वो एक दिन का ही आया है। तो अब हाँ तो मतलब फिर 29th वाला तो हम लोग हैज ही कंसिडर करेंगे ना, उसको उसको हम इस्तेहाजा क्यों कंसिडर करेंगे? नहीं, क्योंकि मैंने आपको शायद बताया था कि अगर बीच में स्पॉट आ जाए और 15 दिन का सेपरेटर नहीं मिलता तो हम कंटिन्यूस ब्लीडिंग, हम कहेंगे कि 4 जनवरी से 29 जनवरी तो ये शुरू हुआ है ना, सपोज करो कि ये मजीद 6 दिन, तो 30, 31, 1, 2, 3, 4, 4 फरवरी तक हम कहेंगे 4 जनवरी से 4 फरवरी तक गोया उसको कंटिन्यूस ब्लीडिंग है, मौलमा इस तरह अच्छा कैलकुलेट करेगी, ठीक है। और अच्छा। जो पूरे महीने, हाँ वो पूरे महीने कहेंगे कि ये पूरे महीने की गोया सो कंटिन्यूस ब्लीडिंग है। फिर पिछले 2 महीनों की आते लेकर फिर वो बताएंगे कि इसमें से कितने दिन इस्तेहाजा है इस पूरे महीने में और कितने दिन पीरियड्स है, सही सही, ओके। ठीक है। तो जब भी, हम्म। हाँ ये कोर्स का बताने का मकसद यही था कि इस्तेहाजा की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और उस वक्त फिर मौलमा से पूछ लें। जी ठीक। अब यहाँ पर यही बात पूछ रहे हैं कि कब पूछना है मौलिमा से। तो हमने इस कोर्स का मतलब ये नहीं है कि हम ट्रेन हो गए हैं अपने इस्तेहाजा के दिन और पीरियड्स के दिनों को समझने के लिए, उसके लिए पूरा बड़ा कोर्स होता है पूरा। जाहिर बात है जो मौलिमा सर्टिफाइड होती है वो उसकी पूरी ट्रेनिंग लेती है, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी सी बस की पॉइंट्स बताए गए हैं ताकि हम मर्ज को आइडेंटिफाई कर सके। जो दवा देना होता है वो डॉक्टर का काम होता है ना, सिर्फ हम ब्लड टेस्ट वो करवा के वो देखता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, ठीक है। तो जब हम अपनी डेट्स बताते हैं मौलिमा को तो ये बेसिकली हमने ब्लड हमने टेस्ट करवाए हुए होते हैं, जो डोज देनी है दवा की हम खुद देती हैं, ठीक है। अच्छा, व्हेन शी रिसीव स्पॉटिंग आफ्टर लेस देन 15 डेज ऑफ हर लास्ट पीरियड, ठीक है। तो बस ये याद रखें, मैंने आपके लिए बड़ा आसानी के आपको देने के लिए ना 3 आपको नंबर्स कहे थे कि याद करें। एक आपका 3 नंबर है, एक आपका 10 नंबर है और एक आपका 15 नंबर है, तो बस
यानी कि 3 से 10 के बीच में पीरियड्स है, 3 से कम हो तो पूछना है मौलमा से, 10 से ज्यादा हो तो मौलमा से पूछना है, और अगर दो ब्लीडिंग्स के दरमियान 15 से कम हो तो मौलमा से पूछना है। ठीक है, सिंपल। अच्छा, फिर यहाँ पर when she's taking medicine and the doctor guided her that it will be her false bleeding. देखिए, डॉक्टर्स are not eligible to guide unless and until they have received या learned this menstrual uh, uh, जो उसूल हैं अकॉर्डिंग टू शरिया। ठीक है, क्योंकि अमाउंट ऑफ ब्लड और कलर ऑफ ब्लड डज नॉट डिटरमिन कि कोई चीज पीरियड है या फॉल्स ब्लीडिंग है। तो डॉक्टर्स अगर तो इस बारे में सीख ले तो ये बहुत उनके लिए नूरन अला नूर हो जाएगा। तो दिस इज द जो ये वाली इल्म है, इसको सीख लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स ऐसे ही नहीं गाइड कर सकते कि ये आपका, जिस तरह से निफास का मैंने आपको रूल बताया, बॉडी पार्ट मिसकैरेज का जो रूल बताया था, तो इस तरीके से ना डॉक्टर्स कैन नॉट determine कि which blood is periods in which blood is istihaza unless they take या gain this knowledge। ठीक है, इसी तरीके से निफास और पीरियड को अलग अलग समझने के लिए बीच में 15 डेज का गैप चाहिए। नहीं है तो मौलमा से पूछे। और अगर फुल फ्लो नहीं हो रहा पीरियड्स के दरमियान तो कोई मसला नहीं है, पूरे 8 दिन बस सिर्फ स्पॉटिंग स्पॉटिंग रही है तो कोई बात नहीं। फिर शायद आप, अगर आपका बहुत दिल है खुल के हो जाए तो फिर डॉक्टर से पूछ लें, डॉक्टर आपको दवा दे देंगी। बट इसमें कोई शरीयत में कोई मसला नहीं है, आपकी नमाजों में कोई मसला नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर she experienced irregular cycle for 3 months and she is unable to figure out her istihaza and haiz days. When should she have consulted an alima? आप यकीन करें, साल साल से लोग नहीं पूछते, और इस कोर्स के बाद भी मुझे कुछ लोगों ने रीच किया, और जब मैं उनसे उनकी रेगुलर डेट्स पूछती थी तो वो पूरे साल, 3-3 साल तक उनको रेगुलर नहीं आ रहे थे। यानी 3-3 साल तक उनको 15 दिन की पाकी नहीं मिल रही थी, तो या फिर 10 दिन से उनके ज्यादा हुए चले जा रहे थे। तो इसलिए इतना मुश्किल हो जाएगा फिर मौलिमा के लिए भी। तो अब बस हमें ये जहन में रखना चाहिए कि जब प्रॉब्लम शुरू हो ना, बस हम उसी वक्त पूछ लें। अच्छा, अब अगर 10 दिन से ब्लीडिंग बढ़ गई है तो बस फिर डेफिनेटली वो फौरन गुस्ल ले, नमाज शुरू करे। ठीक है, और फिर साथ में वो पूछ भी ले मौलिमा से कि अब क्या करना है। क्योंकि ये नहीं सोचेगी कि बाज दफा डॉक्टर्स कहती हैं कि आपकी पीरियड्स प्रोलॉन्ग हो गए हैं क्योंकि आप कोई मेडिसिन ले रहे हो या आपने कॉइल रखवाया है तो आपको फिर पीरियड्स ज्यादा चलेंगे। तो ऐसा नहीं होता, बस 10 दिन से ऊपर नहीं चलते पीरियड्स, या नहीं उसको मानते कि वो पीरियड्स हैं। और हर नमाज से पहले फ्रेश वुजू करना है। ठीक है, और अब ये देखें, शी अंडरस्टैंड्स दैट दिस ब्लीडिंग इज इस्तिहाजा, लेकिन पूछ रहे हैं कि क्या उसको कंसल्ट भी करना चाहिए। तो हाँ, शी शुड, हालांकि उसको पता है कि ये इस्तिहाजा है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि अगर देखिए 10 दिन से बढ़ गए है ना उसको, तो 11 डे से उसका इस्तिहाजा शुरू है। लेकिन जब मौलमा उसको पिछले हैबिट्स पूछेंगी तो हो सकता है उन 10 दिनों में भी कोई उसके दिन इस्तिहाजा के हों। ठीक है, उसकी वो पिछली हैबिट ऑफ प्योरिटी और पीरियड्स पूछेगी तो हो सकता है उन 10 दिनों में भी कुछ दिन इस्तिहाजा के हों जिसकी नमाजें उसने पढ़नी है कजा। तो इसलिए जरूरी है मौलमा से पूछना। चले, अब हॉस्पिटल आ गए। अब यहाँ पर तयम्मुम का आपको अच्छी तरह से बता दिया था कि तयम्मुम, कोई बताया कि किन 2 कंडीशंस में तयम्मुम जायज है करना। जब आपके पास पानी ना हो, हाँ, 1 मील तक, 1 माइल, अराउंड 1 माइल। 1 मील तक पानी ना हो और तयम्मुम करने से मतलब कोई नुकसान हो आपको, कोई पानी यूज हेल्थ करने इशू। से कोई नुकसान हो। ठीक है। सॉरी, हाँ, पानी यूज करना। हाँ, तो अगर पानी यूज करने से कोई तबीयत बिगड़ने का खतरा है, और या फिर ये कि पानी है ही नहीं इतना पानी कि हम उससे गुस्ल कर सके या वजू कर सके, वट एवर इज नीडेड, अगर पीने का पानी है तो फिर पीने के पानी से कर लें। बट सम
टाइम्स वो भी नहीं अवेलेबल होता, या फिर सिर्फ पीने के लिए ही होता है। उससे हम लोग वजू कर लेंगे तो सब ने वजू करना है, अगर 6 लोगों ने, तो वो पीने का एक बॉटल हम नहीं उस पे यूज कर सकते, हम कहीं निकले हुए हैं बाहर तो। ठीक है, तो बहरहाल हर किस्म की सिचुएशन हो सकती है, तो ये दो ही शर्तें हैं जिनकी वजह से तयम्मुम कर सकते हैं। तो अब चूंकि उसको बजाहिर तो बस सर्जरी थी, तो पानी उसको कोई नुकसान नहीं दे रहा था, तो किसी और की मदद से जो है वो वजू करके, फर्ज वजू स्प्रे बॉटल की मदद से, और नमाज पढ़। ठीक है। साया बाजी, एक सवाल मैंने हाँ। करना था कि हम्म। जैसे यूजली विंटर्स में सॉक्स नहीं उतारते लोग और उसके ऊपर से मसा कर लेते हैं कि ये जरूरी नहीं है, तो हम्म। ऐसा होता है? देखिए, जो हम जब हदीस में पढ़ते हैं ना, तो हदीस में बुखारी शरीफ में भी और दूसरी जो बुक्स हैं उनमें मसा अलल खुफैन। ठीक है, तो खुफैन कहते हैं वो सॉक्स को। लेकिन अ, एक चीज को जब हम यूज कर रहे होते हैं, या एक चीज की जब हम आसानी ले रहे होते हैं, तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि अ, अरब में उस चीज को, या अरबी में उस चीज को, किस चीज को वो चीज कहते हैं। मसलन कप, मेरी और आपकी जबान में कप किसको बोलते हैं, और अरब किसको कूब कहते हैं, कास वो किसको कहते हैं, रिकाब वो किसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो अरब टर्मिनोलॉजी है, उसको आप देखोगे ना कि उसका क्या मतलब है। तो जो खुफ है या खुफैन है, वो उनके लिए फिर उलमा बताते हैं कि वो लेदर सॉक्स होते हैं, या वो इतने मोटे कॉटन के सॉक्स होते हैं, इतने मोटे। ठीक है, मटेरियल चाहे लेदर हो, वाटरप्रूफ, या वाटरप्रूफ कॉटन हो, कि जिसमें शर्तें ये होंगी कि पानी कैन नॉट रीच योर स्किन। अगर आप ऊपर से पानी डालोगे तो वो सॉक्स सोक नहीं होगा पानी से, वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो एक तरह से वाटरप्रूफ होएगा। और वो आपकी जो है वो आपकी स्किन पे टाइट होएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो ये वाटर प्रूफ सॉक्स हैं, इसको खुफैन कहते हैं। अब चाहे वो कॉटन के हो जाए या वो हमारे आम चमड़े के मिलते हैं, खैर अब तो बहुत अच्छे वुजू सॉक्स के नाम से कॉटन के भी मिल रहे होते हैं, जो कि हेवी कॉटन के होते हैं, जो कि एक तरह से उन पे भी कुछ ऐसी केमिकल कोटिंग होती है कि पानी डालो तो वो नहीं जाता। तो कोई बीमार लोग हों, या जिनको आपको पता है वो जो नर्व कंप्रेशन किसी की हुई हुई होती है, पानी वो फीट में और लेग्स में, तो उनको टाइट सॉक्स पहनने पड़ते हैं, तो उनको वो वाले सॉक्स पहनने चाहिए फिर, कि जिसके ऊपर से वजू हो जाता है। तो आज भी आप ऑनलाइन अगर मंगवाएं तो वजू सॉक्स मिल जाते हैं, अगर अच्छी उनको उसकी साइट की ऑथेंटिसिटी चेक कर ले, या काफी लोग बना भी रहे होते हैं, वरना फिर जो लेदर के होते हैं। लेकिन जो हम आम नॉर्मल सूती मोजे या कॉटन के सॉक्स पहनते हैं ना, उसके ऊपर से मसा नहीं होता। ठीक है, तो वो इस बात के ऊपर नहीं है कि हम उसके ऊपर नहीं कर सकते। तो जब कोई चीज हमने दीन की आसानी इस्तेमाल करनी है, जैसे तयम्मुम का मैंने बताया कि तयम्मुम आप जो है वो बुक्स पढ़ी हुई है, उस पर तयम्मुम कर रहे हैं, तो ये गलत चीज है। जब कुरान में आया कि तयम्मुम मट्टी से किया जाता है, तो हम किसी कागज से, या किसी हम जो है वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो हमने सीट पे हाथ मारा, तयम्मुम कर लिया। तो अगर हमने कोई दीन की आसानी लेनी है ना, तो फिर हम उसको समझ के आसानी लें। इसीलिए आम कॉटन सॉक्स पे वजन मसा नहीं होता, उसके लिए वाटर प्रूफ कॉटन या लेदर सॉक्स होते हैं, जिसको सुफैन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने असल में अ, नमाज की इम्पोर्टेंस के लिए कुछ क्वेश्चंस डाले थे कि कपड़े पाक नहीं थे, लेकिन अभी चेंज भी नहीं कर सकते। तो जाहिर बात है, आम हालात में अगर उसमें इतनी ताकत नहीं है नमाज पढ़ने की, या वो कभी होश में आ रहे हैं, कभी सो रहे हैं ना, उस वक्त तो दवाइयों का इतना असर होता है कि कभी एकदम से उठ गए, कभी एकदम से वो बिल्कुल नॉजिएटिंग है, तो उस वक्त वो नमाज हो सकता है वो ना पढ़े। लेकिन अगर जब वो फील करे, जिस तरह गॉल ब्लैडर का जब ऑपरेशन हुआ था मेरा, तो एक तो ये कि मैंने डॉक्टर से कहा था कि मेरा मॉर्निंग में उसमें कर लें ताकि नमाजें ना जाए। और फिर दूसरा ये कि जब अगली नमाज का वक्त हुआ ना, तो वो मदद से, एक दफा चक्कर तो आता है, बट इंसान फिर थोड़ी सी हेल्प लेके और कोशिश करे कि या बिस्तर पे ही इंसान वजू अगर कर सकता है तो कर ले। मीन्स कहने का मकसद ये है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ना आम सेहत में भी जब नमाजों की परवाह नहीं करते, तो बीमारी में तो लाइसेंस टू किल मिल जाता है ना, तो लाइसेंस मिल जाता है कि बस नमाज तो पढ़नी नहीं है जितने दिन हॉस्पिटल रहना। तो उसके लिए बस मैंने ये थोड़ी सी ये चीज रखी थी। तो अब चूंकि कपड़े पाक नहीं थे,
तो एक दफा तो उन्होंने नमाज पढ़ ली थी, ठीक है, लेकिन नमाज उसको रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे कपड़ों पर 10 रुपीज कॉइन से ज्यादा कोई गंदगी लगी हुई है, चाहे हमें उस वक्त पता था या चाहे हमने बाद में देखा, लेकिन अगर 10 रुपीज के कॉइन से ज्यादा गंदी लगी लगी हुई है तो फिर उन कपड़ों में हमारी नमाज नहीं हुई, फिर हमने वो नमाज दोबारा पढ़नी होगी। लेकिन अगर इससे कम गंदगी लगी हुई थी तो फिर वो हमारी नमाज हो जाएगी, ये एक शरीयत का असूल है। तो वो चूंकि उसके कपड़े ज्यादा गंदे थे, तो एक दफा तो उसने पढ़ ली नमाज, क्योंकि उसको फिक्र थी कि मैं जानबूझ के ना कज़ा करूं, बट फिर वो जितनी नमाजें उस हालत में पड़ी थी गंदे कपड़ों के साथ, वो फिर नमाजें वो रिपीट करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह इसका उनको डबल अजर मिलेगा, ये क्योंकि जो जितनी रूल है मुशक्कत। जी। ये एक ये जो क्वेश्चन 10 रुपी था। कॉइन वाला है, ये बस उनके लिए है जो पेशेंट्स हों, या जैसे नहीं हम नहीं, बच्चों सबके को लिए। हैंडल कर रहे होते हैं, तो वो कभी उनके हम्म। कपड़े गंदे होते हैं, डायपर थोड़ा लीक हुआ हुआ होता है, आपको पता नहीं होता, आप उनको उठा लेते हो, हाँ, तो फिर आपको वो कपड़े चेंज करने पड़ते देखो अगर तो हमें पता है कि हमारे कपड़ों पर उसका यूरिन वगैरह लग गया है, तो वो तो फिर फौरन सूख भी जाता है, तो उसका अंदाजा कैसे होएगा, तो वो तो फिर उसको तो फिर हमें फौरन धो लेना चाहिए ना। यानी हैं। उतना सा कपड़ा पकड़ के हम, या आस्तीन है तो बस बाथरूम में जाए उतनी सी आस्तीन पकड़ के हम फौरन धो लें, क्योंकि वो तो सूख जाएगा तो हमें पता नहीं होगा कितना गंदा हुआ था। लेकिन ये हर हालत में है, हर बंदे के लिए है, ठीक है। ठीक इसमें लिकोरिया भी आ जाता है। जी मैं जैसे यही कह अगर रही हमें, थी, हाँ, कोरिया जैसे का अगर, मैं पूछ रही थी। हाँ, तो अगर तो हम कहीं गए और हमने फिर घर आके देखा, तो कपड़े जो थे वो बिल्कुल थोड़ा सा स्टेन लगा हुआ था लिकोरिया का, तो अगर नमाज पढ़ ली, अगर हमारा यानी कि हमें ये लिकोरिया से तो असल में क्या होता है कि वजू भी टूट जाता है ना, लेकिन अगर हमने वजू करके, सपोज करो यूं मिसाल समझ लें कि अगर हमने वजू करके और हमने नमाज पढ़ ली है, लेकिन हमारा पहले का एक कोई स्टेन लगा हुआ था, ठीक है, तो वो फिर हम देख लेंगे कि अगर पहले का स्टेन लगा हुआ था तो वो अगर 10 रुपए के कॉइन से कम था तो हमारी नमाज हो गई है, लेकिन अगर ज्यादा था तो फिर हमारी नमाज नहीं हुई है, ठीक है। तो जी लिकोरिया से तो चाहे वजू भी टूट जाता वजू करके किया हो, क्योंकि देखिए अक्सर जैसे मदरसे जाते हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं, तो 2 घंटे 2.5 घंटे का टाइम होता है। इसमें अगर हम जाएं, वॉशरूम जाएं, फिर क्लीन करके आए, फिर वजू करें और फिर नमाज पढ़ें, इसमें टाइम लगता है। उस वक्त ये होता है कि फौरन वजू करके और जल्दी से नमाज पढ़नी होती है, क्योंकि हमें क्लास ज्वाइन करनी होती है। तो है। इसमें हाँ तो इतना टाइम नहीं होता, और फिर जब तक घर आते हैं तो असर का टाइम तो खत्म हो चुका होता है, बिल्कुल मगरिब होने वाली होती है। हाँ तो इतने में तो हाँ फिर हम ऑप्शन नहीं होता ना कि अब मैं वॉशरूम जाऊं और फिर करके फिर वजू करूं। तो फिर मैं उसी से करती हूँ, क्योंकि मैं तो जोहर से निकली हुई होती हूँ, जोहर बिल्कुल का। तो फिर वो, ठीक है। हाँ। और अगर आपने घर आकर देखा कि अगर आपका स्टेन इतना बड़ा था तो फिर आपको वो नमाज रिपीट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपका स्टेन उस 10 रुपए के कॉइन से कम था तो फिर आपकी वो नमाज हो गई है, ठीक है। तो ये सिंपल रूल है और इसमें। ज्यादातर तो लिक्विड ही होता है, तो वो से तो ज्यादा ही होता है, 10 के कॉइन से तो ज्यादा ही होता है। ज्यादातर तो ये ज्यादा ही होता है, जब भी वो अंडरवेयर पे आ जाता है ना। तो उसमें देखिए फिर अगर हमें पता है हमारा ये मसला है ना, तो हम फिर कोई टिश्यू या कॉटन रख के जाया करें, ठीक है, तो उससे जी फिर बाहर नहीं आएगा वो, तो जी वजू भी नहीं टूटेगा, कपड़े भी गंदे नहीं होंगे, ठीक है। जी, तो अगर लेकिन किसी मगर का, हम्म, हाँ, ऐसा होता है कि मेरा मिस कैरेज हुआ था, उसके बाद से थोड़ा सा मेरा यूट्रस का प्रॉब्लम हो गया, और यूट्रस बिल्कुल अंदर नहीं रहता। जब यूट्रस ही हम्म, अंदर नहीं रहता, तो फिर वो कैसे मैं इंसर्ट करूँ? नहीं ये तो हल्का सा जो विजाइनल ओपनिंग है ना, जी तो जी जी। हल्का सा बस टिश्यू इस तरह से हल्का सा, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ाना वरना तो इन्फेक्शन हो जाएगा, तो अच्छा अच्छा। बस, हाँ बस जैसे हल्का सा हम रुई चेक करने के लिए देखते हैं ना कि अब हम साफ हुए कि नहीं हुए, जी बस जी। हल्का सा, हाँ हल्का सा ओपनिंग में फंसा लें बस। ओके। तो उससे क्या आसानी हो जाएगी कि फिर कोरिया की वजह से वजू भी नहीं टूटेगा, कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। जी जी, ये तो आपने बताया था पहले जी, मैं इसलिए नहीं इंसर्ट करती थी कि मुझे होता था कि वो तो मेरे उठने बैठने पे ना यूट्रस का ही वो आ जाता है आगे, तो फिर वो तो नहीं नहीं टिश्यू का फायदा नहीं, सिर्फ उसको नहीं नहीं, अटकाना थोड़ा है। सा रखिए, हाँ जी। बिल्कुल अटकाना है थोड़ा सा। हम्म, ठीक, अच्छा जजाक। अब यहाँ पर देखिए वही वाली बात है कि
जब हम पीरियड से क्लियर होते हैं तो हमें उस दिन का रोजा मिलने के लिए जरूरी है कि हमारे पास गुस्ल लेने का इतना टाइम भी मौजूद हो कि अगर हम चाहें तो गुस्ल ले सकें, यानी वाइट डिस्चार्ज के साथ हमारे पास इतना वक्त होना चाहिए कि अगर हम गुस्ल चाहें तो ले सकें। तो यहाँ पर 2 मिनट थे तो उसके पास गुस्ल लेने का, अगर वो चाहती भी तो वो नहीं ले सकती थी, तो इसलिए उस दिन का उसका रोजा जो है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, मैंने आपको इसका फतवा भी दिखाया था बनोरी का कि वैसे तो बहुत मुश्किल लगता है कि रमजान का रोजा क्यों छोड़ें, तो लेकिन अल्लाह ताला ने उस दिन का जो रोजा हम पे रखा है ना, वो उसमें वो टाइम भी इंक्लूड होता है कि इतना कि गुस्ल ले सके, एक तो क्लियर भी हो और फिर वो गुस्ल भी ले सके, तब उस दिन का रोजा वैलिड होगा, वरना उस दिन का वो रोजा नहीं रख सकेगी। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें कि वो सेहरी के लिए उठी तो उसकी कॉटन क्लियर थी, यानी कि अभी रोजा सेहरी के टाइम, यानी कि सनराइज जब के रोजा शुरू हो जाता है उससे जाहिर बात है घंटा या पौना घंटा पहले जब उसने देखा तो वो जो है उसकी कॉटन क्लियर थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन का उस पर रोजा फर्ज है। ठीक है, तो वो भी गुस्ल नहीं ले सकी थी पहले सहरी से क्योंकि उसको खाना बनाना था, लेकिन उसने नियत करके रोजा रख लिया और फिर फजर जो अजान थी उसके बाद उसने गुस्ल लिया। तो अब इसके ऊपर ये रोजा फर्ज है, क्यों? इसलिए क्योंकि उसके पास इतना टाइम था कि वाइट डिस्चार्ज भी था और अगर वो चाहती तो वो गुस्ल ले सकती थी, तो वो टाइम जो इंक्लूसिव होना चाहिए वो उसके पास यहाँ था। ठीक है, तो इसलिए वो रोजा अब रख सकती है और उसको रखना होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये नमाजों का पूछा इन्होंने कि फजर की अजान के बाद उसने जब गुस्ल लिया है तो फजर तो खैर पढ़नी है, लेकिन देखिए इशा भी पढ़नी है। क्यों इशा पढ़नी है? इसलिए क्योंकि देखें, जब वो सेहरी पर उठी, आपको पता है ना कि फजर की नमाज तक इशा का टाइम होता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी ने रात को इशा नहीं पढ़ी और वो सो गए, तो वो फजर से पहले अगर उठे हैं ना, तो वो फजर से पहले पहले अपनी इशा पढ़ ले। ठीक है, तो इसलिए चूंकि वो उसको सहरी टाइम पे वो क्लियर हो गई थी, तो इसका मतलब है कि अब ईशा के वक्त में वो क्लियर हो गई है, अब उस पर ईशा की नमाज फर्ज है। जैसे अगर आप यूं सोचो कि कोई 2 बजे या 2:30 बजे, 2:30 बजे किसी ने देखा तो वो क्लियर हो गई, अब उस पर जोहर की नमाज फर्ज है कि नहीं? फर्ज होगी है ना? क्योंकि अभी तो इसी टाइम है। हाँ, इसी तरीके से अगर किसी ने जो है वो मगरिब 5 बजे है, वो अगर 5:30 उसने देखा वो क्लियर हो गई है, तो उसके ऊपर असर फर्ज है कि नहीं? हाँ जी होगा। हो गया असर फर्ज। ठीक है, क्योंकि अभी तो मगरिब में आधा घंटा है और असर के वक्त में वो पाक हो गई है और अभी नहाने का भी टाइम है, तो वो उसके ऊपर असर भी फर्ज होगी। तो इसी तरीके से जब वो सहरी में उठी तो फिर उसको इशा भी उसके ऊपर लाजिम थी, क्योंकि अब ईशा का वक्त सहरी तक कायम था, बाकी था। मतलब वही जो हम कहते थे तहज्जुद का टाइम है, तो बेसिकली पहले इशा पढ़ लें और उस इशा का टाइम तो होता ही है बेसिकली। हाँ बिल्कुल। इस चीज से तहज्जुद रिलेटेड का मैं टाइम। पूछना चाह जी। रही थी कि जिससे फॉर एग्जांपल अब जैसे आप सहरी के लिए उठे लेकिन अभी जो है ना वो अब येलोइश या ग्रीनिश सा डिस्चार्ज आ रहा था, तो हाँ। फिर सही बात है सहरी कर ली कि शायद अभी थोड़ी देर में एंड हो जाएगा, तो उसके बाद भी फिर मैंने सेकंड टाइम दोबारा से जब देखा तो फिर उस वक्त भी मतलब था, लेकिन जब फाइनली जैसे अब इशा की मतलब फजर की अजानों में भी जैसे 5 मिनट अगर जैसे आखिरी आखिरी पानी का सिप लिया और जल्दी से जाके फिर चेक किया तो आई वॉज क्लीन। तो इन दिस केस हाँ। के मतलब मुझे रोजा तो ऑफ कोर्स दिल तो बंदे का करता है कि रख ले, लेकिन मतलब उस वक्त फिर हम जल्दी से कुल्ली कर लें और नाक में पानी डाल दें और बाकी काम हम बाद में कर लें, आसान जब तक होती है, इस तरह कर सकते कुछ हैं। भी ना करें, अगर 5 मिनट रह गए थे और आपको पता है कि मैं 5 मिनट में अगर अभी चाहूँ तो गुस्ल ले सकती हूँ, दैट वाज इजी टाइम फॉर यू, तो इसका मतलब है कि उस दिन का रोजा आप पर अब आप रखेंगी, और भले आप कोई कुल्ली ना करें, कुछ भी ना करें। ठीक है, अच्छा। आप आराम से आप जो है वो अजान के मतलब बाद आप गुस्ल हाँ, ले लें तो मसला नहीं है। मतलब जैसे होता है ना कि नाक में नाक की हड्डी तक पानी जाए, गले में थ्रोट तक जाए, वो वाली कंडीशन फिर वो नहीं तो करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, क्योंकि वो तो 3 फर्ज है गुस्ल के। अगर आप
एक फर्ज नहीं कर सकती तो बाकी दो की क्या जरूरत है? वो सारा बस वो टाइम इंक्लूड आपको मिल गया तो उसका मतलब है उस दिन का रोजा आपको मिल गया है। अब आप आराम से सैरी करने के बाद गुस्ल ले ले। नहीं, वो जैसे होता है कि मतलब नाक की हड्डी तक तो पानी फिर नहीं डाल सकते ना, कि वो गले में ना चला जाए, तो फिर तो वजू अच्छा, वो तो हाँ इनवैलिड हो नहीं नहीं जाएगा। तो देखो रोजे उसमें नाक की हड्डी तक नहीं, लेकिन जिस तरह हम वजू में नॉर्मल नाक में जी पानी डालते हैं और जी मुंह में जी जी। हम नॉर्मल कुल्ली नॉर्मल मुंह में थोड़ी सी कुल्ली कर लेते हैं, तो वो हाँ, करेंगे आप फिर। सही, ठीक है। ठीक है ना? राइट। हाँ, पूरा गले तक गरारा नहीं करेंगे फिर आप, क्योंकि वो तो फिर अंदर चला जाएगा तो रोजा टूट जाएगा। ठीक है। मेरा एक ठीक है, सवाल तो था नमाज की टाइमिंग। काउंट हो जाएगा। सॉरी, जी जी, पूछे। मुझे पूछना था कि जैसे हरम पाक में तहज्जुद की भी वो देना अजान होती है, नमाज होती है, तो उसमें भी फिर इशा का टाइम रहता है उसके बाद? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ना दो अजानें होती थी। एक तहज्जुद की अजान होती थी और एक फजर की अजान होती थी रमजान में। ठीक है। तो वो इसलिए होती थी कि जो सारी रात रमजान में लोग इबादत कर रहे होते थे, तहज्जुद की अजान इसलिए होती थी ताकि वो लोग अपने घर चले जाएं, कुछ खा पी लें। और वो अजान देते थे हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। और फिर जो फजर का जब वक्त दाखिल होता था तो उस वक्त अजान देते थे हजरत अब्दुल्ला बिन इब्ने मक्तूम, जो कि ब्लाइंड थे। और उनको लोग बताते थे कि अब फजर का वक्त दाखिल हो गया, अब अजान दे दो। तो उस वक्त फिर वो अजान देते थे, और उस वक्त फिर सहरी का उससे पहले टाइम खत्म हो जाता था, उनके अल्लाह अकबर से पहले पहले सहरी का वक्त खत्म हो जाता था। ठीक है। तो आज हमारे यहाँ तो एक ही अजान होती है ना, दो अजानें नहीं होती। ठीक है। क्योंकि अभी भी हरम में दो ही अजानें होती हैं, तहज्जुद की भी होती है और फजर की भी होती है। तो वहां पर भी फजर की अजान से रोजा शुरू होगा, और उससे पहले पहले आप खा सकते हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ चूंकि एक ही अजान होती है, तो जब अजान का अल्लाह अकबर हो उससे पहले हमें खत्म कर देना चाहिए अपना खाना पीना, दवा पानी, सब कुछ। ठीक है, मैं वो ठीक है। नमाजों के लिए पूछ रही थी क्योंकि मुझे हाँ, किसी ने कहा था कि आपने अगर तहज्जुद की दर अजान हो गई ना और इशा नहीं पढ़ी तो अब इशा नहीं पढ़ सकते, इशा बेसिकली कज़ा हो गई। नहीं ऐसे नहीं ही? नहीं पढ़ सकते हैं। फजर की फजर की अजान से पहले पहले तक आपकी इशा का वक्त है। ठीक है। तो ठीक वो है। आप अगर ठीक है। नफल तहज्जुद के नहीं पढ़े और अभी और इशा रहती है, तो फिर फर्ज पहले पढ़े, तहज्जुद फिर छोड़े, फिर फर्ज पढ़े। ठीक है। ठीक है। जज़ाकल्लाह। तो हर नमाज की अजान से पहले तक पिछली नमाज का वक्त रहता है। तो ठीक है। एक दफा वो पिछली नमाज शुरू कर दें, जैसे असर मगरिब का अक्सर ये होता है ना कि हम अक्सर असर की भी अल्लाह ताला ने कसम इसलिए खाई है क्योंकि असर ही हमारी ज्यादा वो हो जाती है बाज दफा मसाइल में। तो अगर मगरिब की अजान का बिल्कुल वक्त होने वाला है, 2 मिनट भी रह गए हैं ना, और एकदम याद आया कि मैंने तो असर पढ़ी ही नहीं थी, तो फौरन असर शुरू कर दे। एक रकात भी मिल जाएगी ना असर की, तो पूरी पूरी नमाज पूरी कर लें। उसके बाद भले हमारी नमाज के अंदर ही अजान शुरू हो जाए मगरिब की, लेकिन आपको एक रकात भी असर की मिल गई ना, तो आप अपनी नमाज पूरी करें, आपकी असर हो जाएगी। ठीक है। चले। अच्छा, अब मैमूना का जनाबत का गुस्ल था, यानी मैरिटल रिलेशनशिप का, लेकिन फजर से पहले वो गुस्ल नहीं ले सकी, तो वो रोजा रख सकती है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल रख सकती है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उसको कॉटन क्लेयर का मसला नहीं था, उसका कोई पीरियड्स का मसला नहीं था। ठीक है। तो अब अगर पीरियड्स में ये होता है कि कॉटन भी क्लियर हो और गुस्ल का टाइम भी उसके पास हो, लेकिन जनाबत में अ, अगर उसके पास अभी वो गुस्ल नहीं उसने लिया था, लेकिन उसने सेहरी कर ली और वो रोजे की नियत करके रोजा रख सकती है, और वो बाद में नहा ले। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या जो खातून काम नहीं कर सकती, ये बहुत इजी था और ये काफी लोगों के सही हुए हैं, तो फिर हम इसको नहीं देख रहे हुए, टाइम काफी हो गया। मिस कैरेज हुआ, अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, सॉरी, मेरी मेडिकल नॉलेज बहुत कमजोर है, तो आई एम रियली सॉरी अगर मैंने इसीलिए मैंने फिर ग्रुप में लिख दिया था कि जस्ट कंसिडर दिस के 10 वीक्स में उसके बॉडी पार्ट बेबी के नहीं बने हैं। ठीक है। तो बस सिंपल डॉक्टर आपको उस वक्त बताएगी थ्रू अल्ट्रासाउंड
या जो उसने मिसकैरेज हुआ है, तो जाहिर बात है शील बी होल्डिंग द फीटस या जो भी फ्लैश होएगी, कि वेदर द ब्लड एनी बॉडी पार्ट हैज बीन मेड और नॉट, तो ये पेशेंट डॉक्टर से पूछेगी। और उसके हिसाब से फिर ये थोड़ा सा, वैसे तो ये मौलिमा को ही आप बताएंगी, लेकिन फिर भी आपकी अपनी नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बताया था कि अगर बॉडी पार्ट नहीं बने हुए हैं तो आप उसको पीरियड्स कंसिडर करेंगी, और बने हुए हैं तो आप उसको निफास तक आप उसको कंसिडर कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि नहीं बने हुए थे, तो उसको जो इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है 20 डेज की, तो ये पीरियड्स और इस्तिहाजा में शामिल होगी। ठीक है, तो उसको मौलिमा को जरूर करना चाहिए, क्योंकि आ, वही वाली बात कि पिछले 2 महीने की हैबिट पूछ के फिर मौलिमा बताएंगे कि इसमें से कितना पीरियड है, कितना इस्तिहाजा है। ठीक है, 10+10 पीरियड प्लस इस्तिहाजा नहीं होएगा, ऐसा नहीं होएगा। कुछ भी हो सकता है, 7 डे भी हो सकते हैं, 6 डे भी हो सकते हैं, शुरू के कुछ दिनों में भी इस्तिहाजा हो सकता है। वो मौलिमा कैलकुलेशंस के साथ बताएंगी, ऐसे कोई नहीं बता सकता। ठीक है, अच्छा, अब ये प्रेग्नेंट थी ज्यादा टाइम के लिए, तो फिर जाहिर बात है अब जो बेबी हुआ वो उसका तो बॉडी पार्ट बने हुए थे, तो अब जो उसका आ, हाँ, लेकिन ये पूछ रहे हैं शी हैड अ कंटिन्यूअस ब्लीडिंग टिल 8th अप्रैल। नहीं, एक सेकेंड, यहाँ लंबा क्वेश्चन। अच्छा, 5th मार्च को, अच्छा, उसकी ओकेजनल स्पॉटिंग और ब्लीडिंग हो रही थी। ठीक है, तो उसको एडवाइस हुआ बेड रेस्ट, लेकिन इवेंचुअली 5th मार्च को उसका मिसकैरेज हो गया। तो मिसकैरेज से जो पहले की ब्लीडिंग है, वो कह रहे हैं कि उसमें नमाज छोड़नी चाहिए। नहीं, क्योंकि जब तक प्रेगनेंसी है तब तक पीरियड्स नहीं है। प्रेगनेंसी और पीरियड्स ऑपोजिट्स होते हैं। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में पीरियड्स नहीं होते, सही है ना। तो प्रेगनेंसी में कोई खून निकलेगा तो वो इस्तिहाजा है। तो इस्तिहाजा चूंकि है, तो अब उसको जब तक उसका पूरा मिसकैरेज नहीं होता, उसको स्पॉटिंग में ब्लीडिंग में नमाज पढ़नी होगी। और ये फिर बाद में निफास होएगा, क्योंकि बॉडी पार्ट बने हुए थे बेबी के। मीन्स और ये थोड़ा बॉडी पार्ट वाला ट्रिकी नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा भी होता है सिचुएशन में कि मतलब बेबी की हार्ट बीट खत्म हो चुकी है बहुत पहले और बेबी अभी वो बहुत छोटा है, लेकिन आपकी जो ब्लीडिंग है, मिसकैरेज जो एक्चुअल है, वो काफी दिन बाद स्टार्ट होता है। और कभी कभी होता है कि वो मेडिसिन वो इंटरवीन करते हैं और फिर वो मेडिसिन दे के करवाते हैं। तो फिर इसका तो वो हाँ, डॉक्टर ही बता सकती है ना एग्जैक्टली, हम वीक्स का हिसाब तो नहीं लगा सकते कि अभी नहीं, बने हैं कि देखो, नहीं। वो जिस वक्त वो फीटस बाहर आएगा ना, उसकी पोजीशन देख के डॉक्टर बताएगी कि अब उसकी बॉडी पार्ट बना हुआ था कि नहीं, विजुअल आई से। ठीक है, ठीक है, तो हम तो वीक उस से वक्त वो नहीं देख, अंदाजा करें। वीक से डॉक्टर भी बाज दफा, जैसे हमें नहीं पता, और ऐसा भी होता है किसी की थोड़ी लेट ग्रोथ हुई हो कोई डिफॉर्मिटी की वजह से, तो वो और वीक से आप नहीं अंदाजा कर सकते। वो बेसिकली जब तक पेट में होगा तब तक तो आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू अंदाजा करते हैं, या आई थिंक अपनी मेडिकल नॉलेज और वीक्स के लिहाज से अंदाजा करते हैं। लेकिन जब फीटस बाहर आ गया, तो वो तो फिर विजुअल आए से वो देखेगी ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये डॉक्टर से आपको हाँ, इंसान को पूछना होगा कि भाई उसके बने हुए थे कि नहीं। ठीक है, अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं कि हाँ, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टोटल डेज डिड शी ब्लीड। तो इसको पहले तो यहाँ देख लेते हैं। टोटल डेज यानी कि 5th मार्च को हुआ और 8th अप्रैल तक हुआ। अब जल्दी से काउंट करना शुरू करें। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ये याद रखें, किस में 31, किस में 30 होते हैं। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 34 दिन। ठीक है, अब क्या बोलेंगे कि इसका इसका निफास था ये। अब ये भी निफास कहलाएगा, और 34 दिन का निफास था। ओके, तो ये कैलकुलेशन में देखिए अभी तक प्रॉब्लम है, ये बहुत मुश्किल खतरनाक चीज है कि अभी तक दिन काउंट करने नहीं आया है, जो पहला लेसन था हमारा। चले, सिद्रा पीरियड्स में है, लेकिन अब उसका 8th डे है, तो कैन शी हैव इंटरकोर्स? नहीं, जब तक क्लियर नहीं हो जाती तो नहीं। इट्स अ मेजर सिन। ठीक है, इट्स अ मेजर सिन। अब यहाँ पर मैंने आपको ये कुछ चीजें बताई थी कि अ, अगर इंसर्शन नहीं हुई है, ठीक है, अगर बिफोर इंटरकोर्स का मतलब होता है इंसर्शन नहीं हुई है, अगर कोई म्यूकस डिस्चार्ज है, तो उसमें सिर्फ वजू चाहिए होता है। ओके, ठीक है,
अच्छा, फिर बाज दफा इंटरकोर्स के बाद गुस्ल भी ले लेते हैं, यूरिन भी कर लेते हैं, तब नहीं सॉरी, ये कह रहे हैं फराइज क्या है गुस्ल के, तो ये तो अब आपको पता है 3 फर्ज है, ठीक है। हाँ, ये म्यूकस डिस्चार्ज बाज दफा ना बाद में भी हो रहा होता है, गुस्ल लेने के बाद भी हो रहा होता है, तो वो भी, वो एक तरह से यूं समझ लें कि वो कुछ अंदर रिमेनिंग रह गया होता है जो बाहर आता है, बट उसमें सिर्फ हमारा वजू टूटता है। कितनी आसानी है ना, बार बार नहीं नहाना होता हर वक्त, ठीक है। तो यहाँ भी बस उसको वजू करना है। और अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वो मदीना में है और उसको मक्का जाना है, लेकिन पीरियड्स हो गए आज, तो अब क्या क्या काम कर सकती है। तो एहराम के बगैर तो मक्का में एंटर हो ही नहीं सकते ना, ठीक है, ये मना है, इसका सख्त मना है ये, दम पड़ जाता है अगर एहराम पहने बगैर, या एहराम पहना मीन्स की नियत, मर्द तो पहनेंगे, औरत नियत करेगी, सिर्फ नियत से भी उसका हो जाता है। एहराम के बगैर मक्का एंटर होएंगे दम पड़ जाएगा, ठीक है। तो एहराम के बगैर तो जाना नहीं है। हाँ, पीरियड्स में भी एहराम की नियत कर सकते हैं, पीरियड्स और एहराम की कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। तो एहराम की नियत कर ले, लेकिन अपना वहीं पर रुके, मक्का में भी बाहर बैठे हैं, कॉरिडोर्स में, मदीना में भी बाहर बैठे हैं, ठीक है, लेकिन जब तक पीरियड्स खत्म नहीं हो तब तक वेट कर ले, तो ठीक है, तो बाहर बैठ सकती है। लेकिन जब अब फ्लाइट अगर एक्सटेंड कर सकते हैं तो एक्सटेंड कर दें, लेकिन अगर कुछ भी नहीं हो सकता, बड़ी शिद्दत है, बड़ी प्रॉब्लम है, ना फ्लाइट एक्सटेंड कर सकते हैं, ना सबके साथ वापस आना है, तो अब उसी हालत में करके उम्रा और फिर दम दे दें, ठीक है। ये सिर्फ उसलिए, अब ये भी ये नहीं है कि बस जाते साथ फौरन ही पीरियड्स है दम दे देंगे हम, ये वही वाला आपका जो पिछला एक दफा क्वेश्चन था ना, जानबूझ के करेंगे ना तो गुनाह भी है उसके साथ। ये तो अल्लाह ताला ने, वही वाली बात है ना कि अगर अल्लाह ताला आसानी दे रहे हैं, उसको मिस यूज ना करें हम। आसानी का मतलब ये होता है कि मुश्किल दूर करना, ना ये कि वायलेट करना और हद से हद तोड़ना, ये हद ये तोड़ते हैं फिर हम। ये वाला ये सिचुएशन उन लोगों के लिए ना जो इस नियत से ही गए हैं कि वो उम्रा करने जा रहे हैं, वरना तो औरतें मतलब हाँ वैसे ट्रैवल कर रही हैं मक्का टू मदीना, लाइक वैसे जो उनके लोकल्स हैं या किसी काम से गए हैं, तो उनको तो ये नहीं, उनके ऊपर ये रूल नहीं अप्लाई होता ना। देखिए, अगर कोई जद्दा जा रहा है ना, तो वो उसके लिए नहीं, लेकिन अगर कोई उम्रे की नियत से जा रहा है और मीकात क्रॉस किया उसने, तो फिर उसको करना पड़ेगा उम्रा, और एहराम ठीक। की हालत में जाना होगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बहरहाल ये कोर्स का था, चलो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बेनिफिशियल लगा। और जो डिटेल क्वेश्चंस थे ऑप्शंस के बारे में, वो मैं अभी पढ़ नहीं सकी, वो मैं अब आप लोगों के फॉर्म्स पूरे देख लूंगी, और फिर मैं देखती हूँ क्या कमेंट्स हैं और कैसे हम अपने चीज को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा फॉर बीइंग सच एन ब्यूटीफुल ऑडियंस और सच ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। तो मैंने खुद बहुत सीखा, और आप लोगों के क्वेश्चंस की वजह से बहुत सारी चीजें मैंने ऐड की हैं, और बहुत सारी चीजें जो हमारे डेली रूटीन्स में हमें फेस करनी पड़ती हैं, और हमें अपनी बाज दफा वो सर्कमस्टेंसेस हमें लेने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीजें ऐड की हैं, ठीक है। चले, आई होप कि एक्चुअली मैंने आज नमाज नहीं पढ़नी थी, तो मैंने असर की ब्रेक नहीं ली, लेकिन आई होप किसी की असर कज़ा ना हुई हो। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, अगर ऐसा है तो आई होप कि आपने बीच में से चले गए हो और आपने असर पढ़ ली हो, ठीक है। तो अब चले हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं, जिसने जाना है वो जाए, और जिसको क्वेश्चंस अगर कुछ रहते हैं या करना चाहते हैं तो कर ले प्लीज। चले ठीक है, फिर हम लोग अपना कंप्लीट करते हैं आज का सेशन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।